नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। उन ब्लेसिंग्स के बीच में मुझे कुछ लोगों का थोड़ा सा डर भी लगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहते थे रिगार्डिंग ट्विंस प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, मैं भी पिछले 8 महीने से बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, रिस्क थे। और ये ट्विंस प्रेगनेंसी सच में सिंगल प्रेगनेंसी से बहुत अलग होती है। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, उन्हें मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो शायद आपका बहुत हद तक डर कम हो जाएगा क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। मैंने भी बहुत से वीडियोस देखे थे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, खासकर वो लोग जो 30+ हैं या थोड़े से भी ओबेस्ड हैं, यानी कि मेरे जैसे हेल्दी हैं, तो उन्हें फ़ायदा होगा। और नहीं भी हैं तो भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है, कौन सा टाइप है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो ट्विंस प्रेगनेंसी थी वो DCDA थी, यानी कि डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक था। डाई का मतलब होता है दो, तो यानी कि दोनों ही बच्चों की सेपरेट नाल थी, प्लेसेंटा था, और दोनों ही सेपरेट सैक में थे। जो उनका एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर वो पानी की जो थैली होती है वो दोनों की अलग थी और दोनों के प्लेसेंटा अलग था। ये मेरी प्रेगनेंसी थी और इसे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। इसे हमें भी डॉक्टर ने कह दिया था कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो सकते हैं, यानी कि 3 प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, या फिर इस केस में एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोग लिख रहे थे कि दीदी मेरी MCMA है, तो वो होता है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विंस। तो मोनो मतलब होता है 1, तो उसमें जो ट्विंस होते हैं वो एक ही नाल से जुड़े होते हैं और एक ही सैक के अंदर होते हैं। ये थोड़ी सी रिस्क वाली प्रेगनेंसी होती है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। इसमें क्या होता है कि क्योंकि दोनों सेम शेयर कर रहे हैं, तो उनकी जो होने वाली डिजीज होते हैं, अगर उन्हें कोई बीमारी होती है आगे चल के भी, तो वो उन दोनों को ही होती है, ऐसा नहीं होता एक को होती है। इसके अलावा अगर MCDA लिखा है तो वही बात है, जहां मोनो लिखा है वहां मतलब 1 है, डाई लिखा है वहां 2 है। तो मेरी DCDA थी, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस थे, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता इस प्रेगनेंसी में। जब मेरी मैम ने नॉर्मल डिलीवरी का फैसला लिया तब उन्होंने सोनोग्राफी करी थी और उन्होंने एक बार और कंफर्म किया था कि दोनों के प्लेसेंटा अलग हैं, तो हम इजीली नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। MCAA में नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आती है। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर। क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो अगर ट्विंस प्रेगनेंसी के साथ आपकी एज 33, 34, 35+ हो जाती है, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे कि मेरी थी। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर ट्विन प्रेगनेंसी आपकी डिक्लेयर बताई गई है तो यानी कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही है। लेकिन मेरे केस में ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो गई थी क्योंकि वेट और एज 33 होने के कारण। तो इसमें मैम ने 3 से 4 मंथ मुझे बहुत ज़्यादा काम करने से मना किया था, वॉक करने से भी मना किया था, क्योंकि इससे मिसकैरेज का खतरा बना हुआ था। इसके अलावा मैम ने मुझे जब पता चला था कि ट्विंस प्रेगनेंसी है तो प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स दी थी। वो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस भी कई लोगों को लगते हैं जिनका यूट्रस कमज़ोर होता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाता, जिनके बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। एज अ प्रिकॉशन मैम ने 15 to 20 डेज के लिए दिया हुआ था, तो डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अगर मैं और टैबलेट्स की बात करूँ, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी अगर है आपकी तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उन्हें कैल्शियम आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे ही पता चले आपकी मैम आपको लिखेंगे, आपकी डॉक्टर आपको लिखेंगे, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी एंड तक जाते जाते कम होने की संभावना होती है। इसके अलावा वो आपकी बोन्स से कैल्शियम लेने लगते हैं, तो आपकी हड्डियां बहुत दर्द करती है। मैंने सोनोग्राफी फर्स्ट वाली लेट कराई थी और फिर कैल्शियम लेट लेना शुरू किया था, तो मेरी बोन्स बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, बैक बोन, ये अभी भी हाथों की हड्डियां जो है अभी भी दर्द हो रही है। तो कैल्शियम MgD3 अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, 2 टाइम भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो प्लीज़ इसे लीजिएगा, क्योंकि ट्विंस है, दोनों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मेरा वेट ज़्यादा था, इसलिए मैम ने मुझे 7 मंथ तक एस्पिरिन
प्रिस्क्राइब की थी। अगर आप ऐसे यूजुअली सर्च करेंगे, इन जनरल सर्च करेंगे अगर आप गूगल पे कि एस्पिरिन लेना चाहिए प्रेगनेंसी पे, तो शायद आपको नो आंसर मिले। पर गूगल पे आपको हमेशा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लो mg की लो डोज जो होती है एस्पिरिन की 75 mg मैम ने मुझे 3rd मंथ के बाद से 7 मंथ तक दी थी। इसलिए दी थी क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है तो ब्लड क्लॉट होने की संभावना बनती है, जिसकी वजह से प्री इक्लेप्सिया भी हो सकता है, बीपी बढ़े। तो मैम को ये डर था, तो एस्पिरिन मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। मतलब मेरी डॉक्टर का ये बिल्कुल सही डिसीजन था। फ्रेंड्स, आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सिम्टम्स क्या थे। देखो, मेरी पहली प्रेगनेंसी जो सिंगल प्रेगनेंसी थी उससे बहुत अलग था। सिंगल प्रेगनेंसी में सिर्फ 3 मंथ तक मुझे नौसिया फील हुआ था, वॉमिटिंग हुए थे, तकलीफ वीकनेस थी। उसके बाद मैं बहुत एक्टिव थी, मतलब 4th मंथ से लेकर 9 मंथ तक 38 वीक्स में मेरी पहली बेटी हुई थी। तो मैं बहुत एक्टिव थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी एज सच 3 महीने बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी की अगर आप सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो मैं यही वे हमने सोनोग्राफी कराई थी 10th वीक पर। यूजुअली 10th वीक पर ही सोनोग्राफी होती है बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के लिए। तो मेरी भी टीवीएस वाली सोनोग्राफी हुई थी, जिसके थ्रू पता चला कि ट्विंस है। तो अगर आप 10th वीक में कराना इसलिए ज़रूरी है, एक तो बच्चे की हार्ट बीट पता चलती है और उसके बाद आपके पास 2 हफ्ते का टाइम होता है। अगर आप ट्विंस कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो 12 वीक्स तक डॉक्टर आपका फीटल रिडक्शन कर सकता है, यानी दोनों बेबीज में से वो चेक करते हैं कि अगर कोई एक बेबी जो कमज़ोर है पहले के कंपैरिजन में, उसकी हार्ट बीट रोक देते तो आप एक बेबी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, हमने मना कर दिया था। तो हम भी वेट कर रहे थे कि 3 महीने बाद शायद वॉमिटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे 8 मंथ मेरे जो बेबीज हैं 34 वीक्स में आ गए थे, मतलब 8 वीक स्टार्ट होने के 2 हफ्ते बाद आ गए थे, 8 मंथ स्टार्ट होने के 2 हफ्ते बाद आ गए थे। तो जल्दी आ गए थे, लेकिन मुझे पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रही है, स्मेल से प्रॉब्लम रही है, बोन्स दुखने लगे थे। उसके बाद क्योंकि बेबीज 2 थे तो ऊपर की तरफ जब वो आने लगे थे तो मेरा पेट बहुत जल्दी दिखने लगा था। सिंगल प्रेगनेंसी में आप 7 मंथ तक भी छुपा सकते हो, लेकिन ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको 4th या 5th मंथ में ही आपके पेट दिखने लगता है। इसके अलावा मेरे सारे ऑर्गन जब ऊपर आ गए थे तो मुझे लीवर में स्वेलिंग भी आ गई थी। मैम ने, मेरी डॉक्टर का यही कहना है कि वो ट्विंस प्रेगनेंसी में होता है। तो मुझे डाइट बहुत चेंज करनी पड़ी अपनी। जब मुझे लीवर्स में स्वेलिंग हुई तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फ्रूट डाइट ली थी, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया था, उस हिसाब से डाइट चेंज करके उसको ठीक किया था। उसके बाद मेरे बोन्स में प्रॉब्लम थी तो मैम ने मुझे कहा था कि आप लो फैट लो, लेकिन आपको दूध, दही, पनीर ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 2 टाइम कैल्शियम, MgD3 और एंड में मुझे विटामिन डी के शॉट्स भी लेने पड़े थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी बोन्स। इसके अलावा 7 मंथ में मैम ने OGTT टेस्ट कराया था, इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ आपको है या नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये नॉर्मल टेस्ट नहीं होता है, किस तरीके से ये टेस्ट होता है इसकी लिंक नीचे दी है, आप देख सकते हैं। तो मुझे पता चला कि हाँ मुझे डायबिटीज़ है। मैंने ग्लूकोमीटर खरीदा था, मैम ने मुझे डेली चेक करने के लिए बोला था, क्योंकि हमें अपने डायबिटिक को शुगर लेवल को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों पे बुरा असर पड़ सकता था। तो उस दौरान भी मुझे अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ा। तो मैम ने मुझे प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन बिस्किट्स भी दिए थे विदाउट शुगर, बट मुझसे एक गलती हुई कि मैंने प्रोटीन पाउडर नहीं लिया। मुझे टेस्ट में उस टाइम अच्छा नहीं लगता था, वॉमिटिंग आती थी। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वो प्रोटीन पाउडर लेती तो बच्चों का और वेट बढ़ सकता था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। इसके बाद बात आती है सोनोग्राफी की। फ्रेंड्स, ट्विन प्रेगनेंसी हो या सिंगल प्रेगनेंसी हो, आज के ज़माने में USG कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बच्चों का वेट हमें टाइम टू टाइम पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे DCDA प्रेगनेंसी थी ट्विंस वाली, नॉन आइडेंटिकल, तो दोनों का साथ में वेट बढ़ रहा था। 100-200 का ग्राम का फर्क आया है दोनों के वेट में, इससे ज़्यादा नहीं आया है। लेकिन आपको एंटी स्कैन जो 3 मंथ बाद होता है, कलर डॉपलर टेस्ट होता है, उसके अलावा एंटी स्कैन के बाद आपका डबल मार्कर होता है, उसके बाद 7 मंथ में कलर डॉपलर होता है। ये सभी मानती हूँ कि आपके पैसे डबल लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी का वेट पता चलता है, इसके अलावा ये पता चलता है कि वेन्स के थ्रू बेबीज को सही मात्रा में ब्लड फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सही टाइम पर पता करना। और एंड में अगर 8 मंथ से और आगे आपकी प्रेगनेंसी जाती है
तो ग्रोथ स्कैन भी दोबारा किया जाता है। और हाँ, बहुत से लोग लकी होते हैं जिनकी 9 मंथ तक ट्विंस प्रेगनेंसी पहुंच जाती है। बहुत लकी मानूंगी मैं तो उन्हें, क्योंकि बच्चों का वेट अच्छा हो जाता है। लेकिन एज 80% केसेस में जो फुल टर्म होता है ट्विंस प्रेगनेंसी का वो 37 वीक्स होता है, यानी कि 34-33 के बाद एनी हाउ बच्चे बाहर आ ही जाते हैं, चाहे वाटर ब्रेक हो जाएगा या आपको पेन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप वेट आपका बहुत ओबेज नहीं है और आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप बच्चे के वेट बढ़ाने पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कई लोग सिंगल प्रेगनेंसी में भी 8 मंथ के बाद स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगवाते हैं, डॉक्टर लगवाते हैं, और कई जगह नहीं लगाया जाता है। तो ट्विंस प्रेगनेंसी में तो ये कंपलसरी ही होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुल टर्म ही कम होता है, 34 वीक्स के बाद भी बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि 36 वीक तक लंग्स डेवलप होते हैं। तो अगर बच्चे जल्दी आ जाएंगे तो उनके लंग्स फुली डेवलप नहीं होंगे, इसीलिए 8 मंथ लगते ही उन्हें स्टीरॉयड का इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे अगर प्री टर्म डिलीवरी भी होती है तो बच्चों के लंग्स फुली डेवलप हो जाएंगे और आगे चल के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केयर की। अब जैसा आपका बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग कितनी रिस्की प्रेगनेंसी है उसको देखते हुए जो भी केयर आपको डॉक्टर देते हैं कहते हैं उन्हें आपको मानना चाहिए, क्योंकि सच में ये बहुत रिस्की होती है। मैंने बहुत बुरा टाइम कह सकते हैं, मैं इंजॉय नहीं कर पाई अपने प्रेगनेंसी को, क्योंकि मैं इतने पेन में तकलीफ में होती थी। एंड में भी मुझे मतलब खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी। जब दोनों बच्चों के हेड डाउन हो जाते थे तो मैं खड़े नहीं हो पाती थी, इतना मुझे नीचे वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो जाते हैं जब हेल्दी बेबीज आपके हाथ में आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी रिस्की होती है, मैं पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मेरा सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था और पहली डिलीवरी नॉर्मल थी, बट मैं डरी हुई थी। ट्विंस के केस में रिस्क होता है, 1% रिस्क होता है। वो रिस्क ये होता है कि अगर आपका पहला बच्चा सेफेली के हेड डाउन है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और इन केस दूसरे बेबी ने पोजीशन चेंज कर ली, ब्रीच भी नहीं होते हुए वो टेढ़ा हो गया, ट्रांसवर्स हो गया और डॉक्टर उसे नहीं बाहर निकल पाए, तो एक बच्चा नॉर्मली डिलीवर होने के बाद भी दूसरे बच्चे के लिए सी सेक्शन हो सकता है। तो मैं बहुत डरी हुई थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन डॉक्टर ने मुझे समझाया, सब चेक किया, मैंने उन पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वर्बली एक नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम मेरे साथ क्या क्या हो रहा था और मेरी क्या फीलिंग थी और मुझे कितना पेन हुआ नहीं हुआ। बाकी जो व्लॉग है वो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी में कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, तो मैं भी आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस देखती थी। तो एक चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर आशा गावड़े, उमंग हॉस्पिटल। डॉक्टर आशा मैम पुणे से हैं। उनका जो चैनल है उसके वीडियोस मैंने फ्रेंड्स बहुत देखे हैं और मुझे बहुत ही रिलीफ मिला है उनके वीडियोस देखने से, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैम के चैनल पर 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, IVF, इनफर्टिलिटी। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी, IVF के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो वीडियोस देखे थे, मंथली जो बच्चे का प्रोग्रेस होना चाहिए 9 मंथ तक, उस पर मैम ने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। मैं हर मंथ चेक करती थी मैम के वीडियो कि बच्चे को क्या ग्रोथ होनी चाहिए, क्या सिम्टम्स होने चाहिए। इसके अलावा मैम ने लाइव वीडियोस भी डाल रखे हैं सी सेक्शन के, ट्विन प्रेगनेंसी सी सेक्शन के, नॉर्मल डिलीवरी के, बच्चे डिलीवर होने के बाद कैसे बच्चे को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है हमें हैंड ओवर करने से पहले, ये सब मैंने देखे थे। और मुझे तब, क्योंकि सी सेक्शन का मैं सोच के बैठी थी, मुझे डर लगता था, तो मैम के वीडियोस देखे थे मैंने मैम को कमेंट भी किया था, अपने क्वेरीज भी पूछे थे, उनका रिप्लाई भी आया था। तो अगर आप भी इस जर्नी से गुजर रही हैं तो आप एक बार इस चैनल के वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और आप अगर कमेंट में कोई क्वेरी करती है तो मैम उसका रिप्लाई भी देंगी। इसके अलावा अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF के बारे में भी जान सकते हैं तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी चैनल की लिंक, मैम का कॉन्टेक्ट डिटेल्स या एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको भी मेरी तरह उस चैनल से फ़ायदा होगा।